नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जो बात करेंगे आपके श्वसन तंत्र के बारे में। पिछले हमने दो पार्ट में इसके बात की थी पाचन तंत्र के बारे में, तो आज हम अगला तंत्र पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्वसन और श्वसन तंत्र होता क्या है। पहले तो देखते हैं श्वसन क्या होता है, यानी सांस लेना क्या है, और उसके बाद श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं पहले श्वसन के बारे में। तो अपन देखते हैं कोई भी कोशिका होती है अपने शरीर के अंदर, उसको कार्य करने के लिए क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी शरीर के किसी भी अंग को, या कह सकते हैं छोटी से छोटी कई कोशिका होती है, कोशिका को क्या है कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कहां से, अपन जो भोजन करते हैं तो उनसे क्या मिलते हैं, उनको पोषक तत्व है। तो वो पोषक तत्व है और ऑक्सीजन, पोषक तत्व क्या करता है, ऑक्सीजन से उसका ऑक्सीकरण कर देता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसके अंदर, और उसका क्या कर देता है, ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है, उससे ऊर्जा बनती है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया में क्या है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब क्या होता है कि एक ऊर्जा के पैकेट कह सकते हैं, ऊर्जा के पैकेट कह सकते हैं एटीपी को, उसका निर्माण होता है, यानी ऊर्जा के पैकेट्स का निर्माण होता है। और कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन सांस के साथ जो वापस बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को, क्या कि वहां से क्या होती है, एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रक्त अपने साथ मिलाकर क्या करता है, यानी अपने साथ घोलकर किसमें, सभी अंगों तक पहुंचाता है। क्योंकि अपने प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ है, यानी अपने शरीर के अंदर श्वसन तंत्र में कुप्पिकाएं पढ़ेंगे अपन आगे, उसके अंदर क्या होता है, वहां से रक्त ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन। तो जिससे क्या होता है, अपने शरीर को ऑक्सीजन भी मिलती है और साथ में ऊर्जा मिलती है। तो ये था श्वसन होता कैसे है, उसके बारे में आपको पता है। इसके लिए बहुत सारी अपने शरीर के अंदर केशिकाएं होती है। केशिकाएं मतलब जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने वाली होती है, वो भी शरीर के अंदर बहुत सारा जाल बिछा होता है, जिसके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र यानी जो अपने सांस लेने की क्रिया होती है, कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन लेने के बाद में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन। एक तो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो ऊपरी श्वसन तंत्र यहाँ नहीं, अपने गले तक, यानी अपने बात करेंगे नासाग्रसनी, इसके अंदर आता है मुख ग्रसनी। ठीक है, नासाग्रसनी आता है, मुख आता है, ग्रसनी आता है। ग्रसनी अपने पाचन तंत्र में भी पड़ा था। और उसके बाद आता है ये कंठ, यानी स्वर यंत्र भी कहते हैं, लेरिक्स भी कहते हैं, ये आता है। तो इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाले भाग है कंठ तक के, ये सारे के सारे ये किस में आते हैं, ये आते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। उसके बाद निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र के अंदर क्या आते हैं, यहाँ से नीचे वाला जो भाग होता है फेफड़ों तक का, वो क्या होता है, निचला श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वास नली जिसको कहते हैं, श्वसनी और श्वसनिकाएं और फेफड़े, ये चार चीज आते हैं। एक तो सांस नली होगा, यहाँ से इससे नीचे सांस नली होती है गले से। ठीक है, ये नीचे वाली जो आपको ये दिख रही है, ये क्या है, सांस नली। सांस नली के बाद में क्या आती है, श्वसनी और श्वसनिकाएं, यानी सांस नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, और उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो वो होती है श्वसनी और श्वसनिकाएं। उसके बाद अपने शरीर के अंदर दो फेफड़े होते हैं, या फुफ्फुस कहते हैं, वो होते हैं जो आपको दिख रहे हैं चित्र के अंदर, ये है। ठीक है, वो होते हैं निचले श्वसन तंत्र। उसके बाद श्वसन मांसपेशियां, यानी इसके साथ साथ सांस लेने में बहुत सारी मांसपेशियां भी काम करती है, जो सांस को अंदर लेने और छोड़ने का कार्य संपन्न करवाती है। जैसे अपन सांस अंदर खींचते हैं और फिर वापस छोड़ते हैं, इसका कार्य करवाती है, वो होती है श्वसन मांसपेशियां। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं श्वसन तंत्र के जो भाग हैं, उसके बारे में एक एक अंग देखेंगे इसका। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले देखते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है नासिका, यानी अपना नाक। जो नाक होता है सांस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला अंग होता है, ये आपको पता है। ये बाहर से दिखते हैं तो इसके अंदर एक जोड़ी क्या है, गुहा, यानी नाक के अंदर क्या होते हैं, दो छेद होते हैं, जिसको गुहा यानी गुफा के रूप में होते हैं, जहां से अपन सांस लेते हैं। यह एक गुहा के रूप में होती है। नासिका में पाए जाने वाले महीन बाल, अपन नाक के अंदर देखते हैं बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। और क्या होती है, नाक की जो हड्डी होती है, इसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, चिकना यानी श्लेष्मा लगा होता है। चिकना पदार्थ कहते हैं जिसको श्लेष्मा कहते हैं, ये लगा होता है। ये क्या काम करता है, देखो नाक के अंदर बाल और ये जो चिकना पदार्थ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। नाक के अंदर, सांस के अंदर धूल मिट्टी के कण जाते हैं, उनको यहाँ रोकने का काम करते हैं।
तो देखो नाक से जो बाल वगैरह जो होते हैं और जो श्लेष्मा होती है वो धूल के अंदर कण जाने को रोकती है, ठीक है। धूल के कण, पराग कण, फफूंद वगैरह इनको क्या करती है, रोकती है। और बाकी फेफड़ों में क्या होती है, उसके बाद शुद्ध वायु जाती है, यानी शुद्ध हवा उसके अंदर प्रवेश करती है फेफड़ों के अंदर। उसके बाद देखो अगला आ गया दूसरा एक और शोषण आ गया। कभी कभी अपन क्या होते हैं, नाक की बजाय आवश्यकता पड़ने पर मुंह से भी सांस लेते हैं। कई बार अपने को जुकाम वगैरह लग जाता है तो फिर नाक से सांस नहीं आता तो अपन मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आवश्यकता होने पर इसे सांस लिया जा सकता है। लेकिन क्या है, इससे थोड़ी सी एक कह सकते हैं सांस लेना खराब है मुंह से, ठीक है। बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि इससे जो आप देखो नाक के अंदर तो बाल वगैरह होते हैं जिससे वायु शुद्ध जाती है अंदर, लेकिन मुंह में कोई बाल वगैरह नहीं होते, तो जैसी वायु होती है वैसी वैसी चली जाती है, यानी शुद्ध वायु फेफड़ों में नहीं जाती, अशुद्ध वायु जाती है। उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी इसका तीसरा अपना भोजन पढ़ा था, पाचन तंत्र, भोजन का पाचन, जिसमें पाचन तंत्र में भी आया था ग्रसनी और इसमें भी आएगा ग्रसनी। वैसे ही है, ये क्या होता है, पेशीनुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से, यानी नासिका के गुहा के पृष्ठ भाग से, यानी नासिका गुहा के पिछले भाग से शुरू होकर आहार नाल के ऊपरी भाग तक होती है, आहार नाल के ऊपरी भाग तक। ग्रसनी को भी 3 भागों में, वहीं भी अपन पढ़ा था ग्रसनी को 3 भागों में, यहाँ भी अपन पढ़ेंगे 3 भागों में। वही 3 भाग है, कौन कौन सा, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ये 3 ग्रसनी होती है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है कंठ ग्रसनी का। यहाँ से कंठ ग्रसनी वायु घाटी ढक्कन तथा एपिग्लोटिस से होते हुए स्वर यंत्र में प्रवेश करती है, यानी यहाँ पर होता है घाटी ढक्कन, जिसको अपन एपिग्लोटिस कहते हैं। उसमें पाचन तंत्र में पढ़ा था। ये क्या काम करता है, जो अपना सांस नली है तो सांस नली में ही जाए, ठीक है। भोजन सांस नली में नहीं चला जाए तो इसके बीच में एक स्विच का कार्य करता है, ठीक है। इसके बीच में तो घाटी ढक्कन एक पल्लेनुमा संरचना होती है, एक पल्ला होता है। जैसे इधर गया, जैसे मान लो एक इधर जा रही है, एक इधर सर जा देते, इधर वाले को क्या कर देता है, भोजन वाले को जब भोजन करते हैं तो सांस नली को बंद कर देता है, ठीक है। तो बीच में ये सांस नली और आहार नाल के बीच में क्या काम करता है, सांस नली और आहार नाल के बीच में स्विच का कार्य करता है। स्विच यानी एक दूसरे के अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये था कुछ भाग, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला ऊपरी श्वसन तंत्र है लास्ट, वो है स्वर यंत्र या लेरिक्स। ये जो गले के अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पर हाथ लगा के देखें तो ऊपर उठा हुआ भाग जो दिखता है अपने को यहाँ से, तो ये होता है स्वर यंत्र या लेरिक्स। ये क्या होता है, कंठ ग्रसनी व सांस नली को जोड़ने का काम करता है। कंठ ग्रसनी और सांस नली को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। छोटी सी संरचना होती है, ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है, यानी 9 प्रकार की उपास्थि का मतलब होता है जिसको अपन आम भाषा में कच्ची हड्डी कह सकते हैं, उनसे मिलकर बना होता है स्वर यंत्र, ठीक है। भोजन निकलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र पे आवरण का काम करता है। जो एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन बताया था वो स्वर यंत्र पर आवरण का, यानी उसको ढक के रखने का काम ये एपिग्लोटिस करता है, ठीक है। भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है और साथ में क्या करता है, भोजन स्वर यंत्र में नहीं चला जाए उसको भी एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन उसको रोकता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु संरचना क्या होती है, देखो इस तरह की संरचना होती है। इसके अंदर जो एक इसके अंदर लगी होती है श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा मतलब बहुत पतली झिल्ली होती है, ठीक है, जिससे हवा से कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोलते हैं, तो उसके अंदर स्वर यंत्र के अंदर एक ये स्वर रज्जु संरचना होती है, एक पतली झिल्ली होती है, जिसके अंदर से अपन जैसे ही बोलते हैं तो हवा फेफड़ों से आकर उसके ऊपर टकराती है और टकराने से अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे अपन बोलते हैं। तो बोलने का काम इस स्वर यंत्र का ही है, यानी इसको स्वर यंत्र कहते हैं। क्यों, स्वर का मतलब क्या होता है, अपन पढ़ते हैं स्वर, यानी स्वर यंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बोलने का काम इसी यंत्र द्वारा होता है, ठीक है। तो इससे ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद दूसरा भाग पढ़ेंगे स्वर यंत्र का, वो है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र के अंदर इसके बाद में जो भाग आएगा वो होती है जैसे श्वास नली हो गया, श्वसनी हो गया, श्वसनिकाएं हो गया और फेफड़े, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सांस नली। इसके स्वर यंत्र के नीचे का भाग है, ये अपना कहलाता है सांस नली, ठीक है। यह करीब 5 इंच लंबी, ये कितनी होती है, लगभग 5 इंच, यहां से यहां तक नापे तो लगभग करीब 5 इंच लंबी पतली व पेशियों की बनी होती है, ठीक है, नलिका होती है। इसके अंदर उपास्थि के बने सी आकार के वलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो उपास्थि के बने सी आकार के वलय पाए जाते हैं। ऐसे देखो इस तरह के, जैसे ये हाथ दिख रहा है, इस तरह के वलय यहाँ पर, इसके अंदर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको हड्डी यहाँ दिखाई देगी, अलग अलग टुकड़े, यहाँ से एक सी के ऊपर दूसरा सी, तीसरा, इस तरह की बनी हुई संरचना दिखेगी आपको। जैसे ये हो गया सी का, फिर उसके एक और सी, फिर एक और सी, इस तरह की बहुत सारी संरचना, एक के दूसरे के ऐसे इस तरह की संरचना मिलेगी आपको। तो ये क्या होता है,
सी आकार के वलय उपास्थि यानी कच्ची हड्डी के बने होते हैं, ठीक है, वलय पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हड्डी नहीं होती तो ये क्या होती है, अंदर से बहुत चिकनी होती है, तो जैसे ही अपन सांस लेते हैं या खींचते हैं तो वो चिपक नहीं जाए उसको रोकती है, चिपकने से, अपने सांस नली को चिपकने से रोकने का काम ये ऐसे करते हैं। तो ये हड्डी है तो उसको श्लेष्मा को आपस में चिपकने नहीं देगी, और सांस को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है, और सांस को क्या करती है, यहाँ गर्दन से वक्ष स्थल यानी फेफड़ों तक आगे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद है सांस नली में उपास्थि उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है। इसके अंदर भी क्या होता है, श्लेष्मा का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, वायु जो अपन सांस लेते हैं अंदर वायु उसको शुद्ध करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। यहां से भी कुछ शुद्ध होती है, और अपन नाक में भी पढ़ा था, नाक के अंदर भी क्या होती है, श्लेष्मा होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, शुद्ध होके जाती है। तो यहां से भी ये क्या होती है, शुद्ध वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला निचला श्वसन तंत्र है, वो है श्वसनी और श्वसनिकाएं। देखो श्वसनी क्या होती है और श्वसनिकाएं क्या होती है, तो देखते हैं श्वसनी क्या होती है। देखो पर जैसे ही सांस नली आती है, यहाँ से सांस नली तो आने के बाद में दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। सांस नली किस में भाग में बढ़ जाती है, दो भागों में सांस नली बढ़ जाती है। तो ये जो सांस नली वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद में दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक भाग को, इसको क्या कहते हैं, ये जो दो भाग है इसको कहते हैं श्वसनी। इनको क्या कहते हैं, ये दोनों ही क्या है, श्वसनी है, ठीक है। ये वक्ष गुहा में यानी अपने फेफड़ों के अंदर पहुंचने से पहले, यहाँ यानी डायाफ्राम के अंदर जाने के बाद में दो भागों, प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी और फेफड़ों में प्रवेश करती है। फिर ये इधर वाले फेफड़े में आ गई और ये इधर वाले फेफड़े में आ जाती है, दोनों अलग अलग फेफड़ों में चली जाती है। इसके बाद में जो श्वसनी होती है वो अनेक भागों में विभाजित हो जाती है। ये भी क्या है, जैसे आप देखते हैं पेड़ की टहनियां निकली होती है, जैसे इस तरह से बहुत सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जाने के बाद में इस तरह से बढ़ जाती है। ये इधर भी जाएगी तो अलग अलग भागों में यहाँ से इस तरह से बढ़ जाएगी, ये बहुत अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो इस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं श्वसनी, और ये जो भाग है ये अलग अलग भागों में बढ़ती है, इसको कहते हैं श्वसनिका, इनको कहते हैं श्वसनिकाएं। ये अलग अलग भागों में बढ़ती है, इनको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। जैसे पेड़ का एक तरह से तना होता है, फिर दो टहनियां निकली होती है, उसको श्वसनी कह दिया। ये क्या हो गया, सांस नली। फिर उसके बाद अलग पेड़ की टहनियां निकलती है, उसी तरह ये भी निकली होती है, इसको श्वसनिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक श्वसनी का अंतिम भाग एक गुब्बारेनुमा संरचना, इसके अंतिम भाग में सब में एक गुब्बारे जैसी संरचना बनी होती है, सभी भाग में ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना बनी होती है, दोनों में। तो ये जो गुब्बारेनुमा संरचना होती है इसको कुप्पिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुप्पिका, ठीक है, इसको बोलते हैं कुप्पिका, इसको बोलते हैं कुप्पिका। यहां से क्या होता है, जो अपन सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन यहीं से, जो केशिकाएं होती है, केशिकाएं मतलब अपनी जो रक्त चलने वाली, जो जिसे नसें कहते हैं, रक्त चलने वाली नसें होती है, वो इसी के अंदर आती है, वहां से ऑक्सीजन को लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ जाती है। तो यानी गैसों का विनिमय इसी के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े आपने को पता है मनुष्य में एक जोड़ी का मतलब दो फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, हृदय के पार्श्व में, यानी हृदय के एक दाएं और एक बाएं की तरफ होता है, ठीक है। प्रत्येक फुफ्फुस कोमल, लचीला और गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, कोमल, लचीला और गुलाबी रंग का फुफ्फुस यानी फेफड़ा होता है, ठीक है। फेफड़े में असंख्य केशिकाएं, फेफड़े में क्या होती है, असंख्य केशिकाएं, केशिकाएं मतलब रक्त वाली नसें। कुप्पिकाएं यानी लगभग 30 लाख कुप्पिकाएं एक फेफड़े में, और रक्त वाहिनियां, रक्त चलने वाली वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लसिका मतलब जो अपन कहते हैं रंगहीन पदार्थ निकलता है, कई बार अपने चोट लग जाती है उसके बाद पानी जैसा जो पदार्थ निकलता है वो लसिका होती है, तो लसिका वाहिनियां भी होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा और अधिक चौड़ा होता है। जो दायां फेफड़ा होता है ये कौन सा है, जैसे ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, ठीक है। तो दायां फेफड़ा क्या होता है, कम लंबा, देखो इससे लंबा कम है, ये ज्यादा लंबा होता है, ये कम लंबा होता है, लेकिन अधिक चौड़ा होता है, ये चौड़ा ज्यादा होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कम लंबा और अधिक चौड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी उत्तकों से बना होता है, यानी स्पंजी उत्तकों से बना होता है, जिसमें अनेक केशिकाएं तथा कुप्पिकाएं होती हैं। प्रत्येक फेफड़े में क्या होती है, अनेक केशिकाएं, केशिकाएं मतलब रक्त विनिमय वाली, गैस का आदान प्रदान करने वाली नसें होती है, और साथ में ही कुप्पिकाएं। एक अपन फेफड़े की बात करें तो लगभग 30 लाख कुप्पिकाएं एक फेफड़े के अंदर होती है, जो गैसों का विनिमय करती है।
कुप्पिका में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है, सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है कुप्पिका के अंदर, यानी छोटी छोटी, एक मान लो कुप्पिका ऐसे है, ये यहाँ से, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे नसें यहाँ से इस तरह से निकली हुई रहती हैं। ये क्या है, इसके अंदर सल्की उपकला पाई जाती है, जो क्या काम करती है, ये जो सल्की उपकला है ये क्या करती है, केशिकाओं में प्रवाहित रक्त को गैसों के विनिमय में मदद करती है, गैसों के विनिमय में मदद करती है, यानी गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ के जाती है और वहां से ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर तक पहुंचा देती है, और पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो वहां पर लाकर छोड़ देती है, फिर वहां से अपना सांस के साथ उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो ये था निचला श्वसन तंत्र, यानी श्वसन तंत्र के 3 भाग पड़े थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, उसके बाद श्वसन मांसपेशियां, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन श्वसन तंत्र का तीसरा और अंतिम भाग, वो क्या है, श्वसन मांसपेशियां। तो सांस लेने के लिए कुछ मांसपेशियों की भी आवश्यकता होती है अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यानी गैसों के विनिमय के लिए, यानी अंदर सांस लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए, सांस अंदर जाता कैसे और वापस कैसे छोड़ा जाता है, उसके लिए क्या होती है, कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां सांस को लेने व छोड़ने में मदद करती है। ये क्या है, सांस को अंदर लेने और छोड़ने में मदद करती है। श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होता है, यानी अपने शरीर के अंदर जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी एक चादरनुमा संरचना होती है, यानी हड्डियों से अपन देखते हैं, पसलियों से ऐसे बना होती है संरचना, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक चादरनुमा संरचना बनी होती है, ठीक है। यह वक्ष स्थल पर पाई जाती है, यानी अपने क्या होता है, क्या उसके अंदर ऐसी संरचना होती है चादर जैसी, इस तरह से, ठीक है। इसके सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, जैसे ये नीचे खींचेगी तो सांस अंदर आएगा और वापस छोड़ेंगे तो सांस बाहर जाएगा। तो इसके संकुचन व स्थिलन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, स्थिलन मतलब फैलना, ठीक है, इससे वायु अंदर और बाहर होती है। जैसे अपन मान लो एक उदाहरण लेते हैं, मान लो एक पाइप से आपने क्या किया, एक इधर पाइप लगा दिया और एक इधर पाइप लगा दिया, ठीक है। इससे मान लो कोई बोतल कनेक्ट की हुई है, ऐसे मान लो आपने कोई बोतल कनेक्ट कर रखी है और इसके नीचे वाले भाग को हटाकर यहाँ पर क्या बांध दिया, एक गुब्बारा लगा दिया है। इसको आप यहाँ से खींच सकते हैं, ये गुब्बारा लगा दिया, इसको आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो बोतल क्या हो जाएगी, इन दोनों को नीचे खींचेंगे तो हवा इसके अंदर आएगी। तो वैसे ही फेफड़ों में होता है, जब इसका ये क्या होते हैं, स्थिलन होते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, हवा इसके अंदर आती है, नहीं फेफड़ों के अंदर वायु पहुंचती है, और जैसे ही ये वापस इसको छोड़ेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो यही काम होता है अपने श्वसन के अंदर। तो ये था मांसपेशियां जो श्वसन के अंदर कार्य करती है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो पार्ट था पूरा श्वसन तंत्र आपको करवा दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह लिखकर और आप चित्र बनाएं अच्छी तरह और उसको याद करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।